9 अक्टूबर 2024 रात का समय ब्रीच कैंडी अस्पताल से खबर आती है। जब रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, तभी यह रिश्ता उनके जीवन का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रेम संबंध था। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान भारत की स्थिति बहुत ही अस्थिर थी और एक बार उन्होंने देखा कि एक परिवार अपने स्कूटर पर सवार है। पिता बाइक चला रहे हैं, माँ पीछे बैठी है और उनके बीच में दो छोटे बच्चे हैं। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद ताज होटल को नुकसान पहुंचा तो दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 ये वो दिन है जिसने हर भारतीय को रुला दिया। सभी हिंदुस्तानियों को बुधवार 9 अक्टूबर रात में जब यह खबर मिली कि रतन टाटा नहीं रहे, तो जैसे पूरा हिंदुस्तान उस रात सो न सका। सभी भारतवासियों की आंखें अपने महान रतन टाटा जी के लिए नम थी। दोस्तों, रतन टाटा का नाम भारत के सबसे रिस्पेक्टेड और इंस्पायरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट में लिया जाता रहा है। वे टाटा समूह के फॉर्मर चेयरमैन और इंडियन बिजनेस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके लीडरशिप, काइंडनेस और विजन ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे एक पारसी परिवार से आते हैं। जब रतन टाटा केवल 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी कठिनाई को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। उनका पालन पोषण टाटा परिवार की परंपराओं में हुआ, जहां समाज के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दी जाती थी। वे उनके दादा जमशेद टाटा से बेहद प्रेरित थे, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी और हमेशा समाज सेवा को व्यापार से ऊपर रखा था। रतन टाटा ने अपनी अर्ली एजुकेशन मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। दोस्तों, रतन टाटा को कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां भी मिली हैं। रतन टाटा के जीवन में उनकी शादी न होने का निर्णय भी उनकी स्पष्ट सोच को दर्शाता है। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि उनके जीवन में शादी का मौका आया था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से वे कभी विवाह नहीं कर पाए। रतन टाटा के जीवन में सबसे प्रमुख प्रेम कहानी उनके अमेरिका में बिताए दिनों से जुड़ी है। जैसा कि पहले बताया गया, जब रतन टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक अमेरिकी लड़की से हुई। ये रिश्ता उनके जीवन का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रेम संबंध था। रतन टाटा उस समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस भी हासिल कर रहे थे। उन्होंने कई साल अमेरिका में काम किया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट के फील्ड में गहराई से काम सीखा। इस दौरान उनका अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ता गहराता चला गया। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही समर्पित थे और शादी करने की योजना भी बना रहे थे। रतन टाटा उस समय अमेरिका में बसने का भी विचार कर रहे थे। जब उनके पास व्यक्तिगत खुशी और करियर में से एक को चुनने की अपॉर्चुनिटी थी, रतन टाटा की दादी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उनकी जीवन में बेहद महत्वपूर्ण थी। जब उनकी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी, तो रतन टाटा ने बिना सोचे समझे भारत वापस लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें अपना करियर और प्रेमिका को छोड़कर भारत लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका भी भारत आ जाएंगी और वे यहाँ अपनी शादी कर लेंगे, लेकिन हालात कुछ और ही थे। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी और उनकी प्रेमिका के परिवार ने उसे भारत जाने से मना कर दिया। ये युद्ध और इसके बाद के हालात रतन टाटा की प्रेम कहानी के लिए निर्णायक साबित हुए। दोनों के बीच प्रेम तो बना रहा, लेकिन इस दूरी ने उनके रिश्ते को और आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा और समर्पण को अपने काम और समाज सेवा में लगा दिया। जब रतन टाटा ने 1991 में 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभाली, तब भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था। उस समय टाटा समूह एक पारंपरिक और संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला समूह था, जो मुख्य रूप से भारतीय बाजार तक सीमित था। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा समूह ने ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा का एक बड़ा सपना था, वो भारतीय मध्यम वर्ग के लिए ऐसी कार बनाए जो हर किसी की पहुंच में हो। इस विचार के पीछे उनकी एक व्यक्तिगत घटना थी। दोस्तों, एक बार उन्होंने देखा कि एक परिवार अपने स्कूटर पर सवार है। पिता चला रहे हैं, माँ पीछे बैठी हैं और उनके बीच में दो छोटे बच्चे बैठे हैं। यह दृश्य उन्हें बहुत ही असुरक्षित और खतरनाक लगा। यहीं से उनके मन में एक ऐसी किफ़ायती कार बनाने का विचार आया जो एक आम भारतीय परिवार के लिए सुरक्षित और सस्ती हो। 2008 में सपना साकार हुआ जब टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो लॉन्च की। ये कार 1 लाख रुपए की कीमत में उपलब्ध कराई गई।
जो उस समय भारत में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। हालांकि टाटा नैनो को बाजार में वो सफलता नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रतन टाटा के इस प्रयास को हमेशा एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जाएगा। उनके लिए एक व्यावसायिक से अधिक मानवीय परियोजनाएं थी। उन्होंने टाटा समूह के सभी मेजर बिजनेस में बदलाव की लहर चलाई। इसके पीछे उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था। उन्होंने सभी कंपनीज को इंटीग्रेट किया और उन्हें एक ग्लोबल आउटलुक अपनाने की दिशा में बढ़ाया। उनके लीडरशिप में टाटा कंपनीज ने कई बड़े एक्विजिशन किए, जिनमें सबसे फेमस जैगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR और कोरस स्टील का एक्विजिशन था। दोस्तों, रतन टाटा का जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण था। जब उन्होंने 2008 में ये एक्विजिशन किया, तब कई बिजनेसमैन विशेषज्ञों ने इसे जोखिम भरा कदम माना था और कई ग्लोबल ब्रांड्स इस अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज कर चुके थे। लेकिन रतन टाटा ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने एक ऐसे ब्रांड को रिवाइव किया जिसे अन्य कंपनियां छोड़ चुकी थी। उनका अप्रोच केवल फाइनेंशियल गेन्स तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इस एक्विजिशन के पीछे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर की क्वालिटी में सुधार किया और उन्हें एक नई दिशा दी, जिससे कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई और एक प्रेस्टीजियस ब्रांड के रूप में उभरने लगी। ये रतन टाटा की दृढ़ता और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने एक डूबती हुई कंपनी को न केवल बचाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कोरस का एक्विजिशन भी रतन टाटा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो उस समय यूरोप की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक थी। यह उस समय तक का सबसे बड़ा विदेशी एक्विजिशन था जिसे किसी भारतीय कंपनी ने किया था। इस सौदे ने टाटा स्टील को ग्लोबल स्टील बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। यह निर्णय भी रतन टाटा की दूरदृष्टि का परिणाम था, जिन्होंने भारतीय बिजनेस को ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये कदम उठाया। हालांकि इस एक्विजिशन के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, लेकिन रतन टाटा ने अपनी कंपनीज को स्टेबल रखा और इसे वर्ल्ड लेवल पर सफलता दिलाई। दोस्तों, रतन टाटा की लीडरशिप स्टाइल एकदम अलग और इंस्पायरिंग रही है। उन्होंने कभी भी अपने कर्मचारियों को सिर्फ वर्कफोर्स के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना। जब 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद ताज होटल को नुकसान पहुंचा, तब रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली। उनकी सेंसिटिवनेस ने उन्हें न केवल एक महान बिजनेसमैन बल्कि एक महान इंसान के रूप में स्थापित किया। वे हमेशा से मानते रहते कि बिजनेस का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कभी भी अपने एथिक्स को ताक पर नहीं रखा, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो या समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना। रतन टाटा हमेशा ह्यूमन वैल्यूज को प्राथमिकता देते रहे। रतन टाटा की सबसे बड़ी ताकत उनकी समाज सेवा की भावना थी। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में योगदान दिया। अगर बात करें टाटा ट्रस्ट की, तो इसकी स्थापना उनके पूर्वजों ने की थी और रतन टाटा ने इस संस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रतन टाटा ने कई बड़े कदम उठाए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र है और ये हॉस्पिटल टाटा ट्रस्ट की ही देन है। रतन टाटा ने कैंसर के इलाज में सुधार और रिसर्च के लिए कई स्कीम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर भारतीय, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, उसे उचित इलाज मिले। रतन टाटा का एजुकेशन के प्रति भी विशेष झुकाव रहा है। उन्होंने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिनमें प्रमुख रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च और IIT शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने विदेश में भी एजुकेशन के क्षेत्र में योगदान दिया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी उन्होंने स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए फंड प्रदान किए। दोस्तों, रतन टाटा का एक और बड़ा योगदान उनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा ने स्टार्टअप्स और उभरते एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करना जारी रखा। ओला, पेटीएम, अर्बन लैडर और स्नैपडील जैसी कंपनियों में उनका व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट यह दिखाता है कि वे नई जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स पर विश्वास करते थे और उन्हें एनकरेज करते थे। रतन टाटा ने साबित किया कि वे केवल पारंपरिक उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि नई टेक्निकल और उभरती हुई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। उनका ये कदम दर्शाता था कि वे समय के साथ बदलने और नई चुनौतियों को अपनाने के लिए कितने तैयार और सक्षम थे। रतन टाटा का जीवन केवल अतीत की सफलताओं तक सीमित नहीं था।
बल्कि उनकी सोच हमेशा भविष्य की ओर ही रहती थी। वे भविष्य की ज़रूरतों और चुनौतियों को समझते थे और उनके समाधान के लिए पहले से तैयार रहते थे, चाहे वो सस्टेनेबल एनर्जी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रतन टाटा ने हमेशा उभरती हुई तकनीकों और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को समझा और उन्हें अपनाने का प्रयास किया। दोस्तों, रतन टाटा की लाइफ एग्जाम्पल्स हैं इंस्पिरेशन, एथिक्स और विज़न। उनकी सोच और लीडरशिप ने न केवल टाटा समूह को ग्लोबल लेवल पर स्टेबल किया, बल्कि उन्होंने समाज सेवा और नैतिकता को भी हमेशा अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया था। वे हमेशा ये सिखाते हैं कि एक महान और सच्चा इंसान वही है जो न केवल अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाए, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए भी काम करे। रतन टाटा की कहानी सिखाती है कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप समाज के लिए क्या योगदान करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं रतन टाटा जी के बारे में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।